क्या क्या क्या? चावलों के अंदर गोश्त डालने से बिरयानी बन जाती है। तो पुलाव तो बन ही जाता है ना। लेकिन चावल थे, गोश्त था, चावल बने हुए थे, गोश्त गला हुआ था, मसाले भी थे, डब्बे में पैक हो गई थी। नहीं, आपको रायता भी देते, आपको सलाद भी देते, आपको बोतल भी देते, आपको पानी भी देते, दस्तरखान भी देते, और बाद में चाय भी पिला के भेजते। तो 4 घंटे की क्लास में आपने सीखा भी तो बड़ा कुछ है। वो जो सीखने की भूख है वो खत्म हो जाती है खाने की भूख से पहले। आप क्या कह रहे हो भाई? बस बिल्कुल भी नहीं है जी। घंटे में चाय चाहिए आपको? थक जाते हैं आप लोग बहुत ज्यादा। क्या है ही नहीं? हाँ अच्छा जी, फ्रॉड के टिपिकल सवाल है, बिल्कुल टिपिकल सवाल। और टिपिकल सवालों के आंसर में आपने बस ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। 2 तरह के सवाल होते हैं फ्रॉड में। अगर आपको याद हो चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, तो उसमें लिखा हुआ था कि फ्रॉड से मिक्स तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, ये मिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ से वो एक ही सवाल के अंदर लॉजिक भी पूछता है, और उसी सवाल के बी पार्ट में वो कहता है कि मुझे कुछ प्रोसीजर्स बता दें। ये रहता है, और ये नॉर्मली 4 से लेके 6 नंबर तक पूछता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से लेकर 10 तक पूछ लेगा। मगर याद रखिएगा, एक पेपर में या रिस्क से सवाल होगा बड़ा, या फ्रॉड से सवाल आएगा बड़ा, क्योंकि ग्रिड ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। चैप्टर 3 में दोनों बातें हैं ना ये। अब फ्रॉड के अंदर जो प्रोसीजर्स है ना, अगर आपको ये मैं बता दूं कि आपने कहाँ पे क्या लिखना है, तो वो जो पार्ट बी है वो आंसरेबल है बहुत इजीली। 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं पूरी किताब में रिगार्डिंग फ्रॉड, जिसमें से 2 पाए जाते हैं इसके अपने स्टैंडर्ड में, और 1 पाया जाता है ISA 330 में। अगर सवाल आपसे कहे कि जनाब मुझे प्रोसीजर्स बता दें टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो आपने और कुछ नहीं सोचना, ये सारी बातें उठा कर लिख देनी है। मगर सवाल की रिक्वायरमेंट में 2 बातें होनी चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, उसमें और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये इंक्वायरी वाली सारी बातें क्रैम करके जाएं और लिख के आ जाएं। और अगर आपसे सवाल में इन 3 एरियाज के ऊपर कोई अलग से केस स्टडी भी डेवलप की हो, 3 एरियाज कौन से हैं? जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या रिलेटेड पार्टी। टेक्निकली अगर तो ईयर एंड के आसपास कुछ फ्रॉडुलेंट एंट्रीज होने का खदशा है, तो आपने उन प्रोसीजर्स के साथ ये वाली बातें लिख देनी है, सारी नहीं, जो स्पेसिफिक सिनेरियो में डिस्कस हुआ। अगर सिनेरियो के अंदर उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात की है, तो ऊपर वाली भी गायब कर देना, नीचे वाली भी गायब कर देना, सिर्फ सेंटर वाली बात आनी है। अगर सवाल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईयर एंड के आसपास गड़बड़ हुई है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो इसके साथ या उसके साथ आपने एक्स्ट्रा के बात ऐड करनी है जर्नल एंट्रीज वाली। और अगर सवाल आपसे पूछता है कि जनाब मुझे प्रोसीजर्स बता दें रिगार्डिंग फ्रॉड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है किताब में, और ये जो बातें लिखी हुई ना, ये वाली, these are the procedures for fraud risk factor। तो सवाल का बी पार्ट या ये मांग रहा होगा
या ये मांग रहा होगा या ये मांग रहा होगा। और अगर इन दोनों के अंदर इसको एंटर करने की गुंजाइश है तो घुसा दें, तो ऐड कर दें। अच्छा, ये तो हो गया डाटा। लॉजिक में क्या पूछता है? दो तरह के सवाल। पहले कभी वो पूछा करता था कुछ सिनेरियोज दे के कि बताएं इसमें से एरर कौन सा और इसमें से फ्रॉड कौन सा, एरर कौन सा और फ्रॉड कौन सा। तो एरर वर्सेस फ्रॉड, और बताएं व्हाट आर द जस्टिफिकेशंस। आजकल वो पूछ रहा है कि इस सिनेरियो में कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मौजूद है। कितने होते हैं? दो ही होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो तीन होते हैं। तीन कौन से होते हैं? एटीट्यूड, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव या प्रेशर। अब अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं तो आइए देखते हैं सवाल। वंस ये मैप अगर दिमाग में है तो सवाल कोई भी फ्रॉड का मुश्किल नहीं है। ऑटोमेटिक से स्टार्ट ले लेते हैं। स्टेट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। क्या हमारी जिम्मेदारी होती है? नहीं। तो 240 के बिल्कुल शुरू वाली बात है, जो शुरू में कुछ 4-5 बुलेट्स हैं डेफिनेशन के साथ, वो यहाँ से आप उसको आंसर कर रहे होंगे। अच्छा, स्प्रिंग 21 ऊपर एक वर्किंग आ रही है, इग्नोर करते हैं। Discuss what actions that an auditor should take on identification of the fraud risk. पांच बातें हैं, 5 नंबर हैं, उठा के लिख। ऊपर आते हैं। You are the audit senior, requirement क्या है? Briefly discuss the possible fraud risk. अब आपने सोच के बताना है। ड्यू टू हाई इन्फ्लक्स ऑफ लो प्राइस्ड चाइनीज प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट, NFL has been experiencing a decline in customers' demand and a high degree of competition. The sales manager have been aggressive towards the sales targets during the year. और उसके लिए वो क्या है? एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और उसी को वो कंसिडर करता है फॉर द एनुअल अप्रेजल्स। प्रेशर, इंसेंटिव भी है, प्रेशर भी है, और उसके पास एक अदद परसीव्ड अपॉर्चुनिटी भी है फ्रॉड करने की, क्योंकि ही इज द वन हु इज मेकिंग द कंट्रोल्स एंड ही इज द वन हु इज डिसमेंटलिंग द कंट्रोल्स। तो वो आसानी से ओवरराइड कर सकता है। तो कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको मिला है? इंसेंटिव, प्रेशर और अपॉर्चुनिटी। इंसेंटिव क्यों या प्रेशर क्यों? प्रेशर क्यों है? क्योंकि कंपनी इन नई चाइनीज प्रोडक्ट्स के आने के बाद मार्केट में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, इसको अपने फाइनेंशियल्स के अंदर अपनी सेल्स, अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं? थ्रू फेक सेल्स, ईयर एंड के आसपास ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स कैसे होंगी? थ्रू फजूल की एंट्रीज या चेंजिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अच्छा, all the management and policy decisions such as human resource, accounting estimates and procurement are taken by the CEO. CEO खुद ही से सारे काम करता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर मैनेजमेंट डोमिनेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो आसानी से अपने लगाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। तो कौन सा आया फ्रॉड रिस्क फैक्टर यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी। एटीट्यूड भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तो सोच के बताइएगा, क्या ये जिम्मेदारियां सीईओ की होती हैं या नहीं? नहीं, ये जिम्मेदारियां सीएफओ लेवल की हैं, जो कि कर कौन रहा है?
CEO। इसका मतलब है कि उसने नीचे अथॉरिटी दी ही नहीं है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? उसके अपने हाथ में है। और जब हम एक्सेसिव रिलाई करते हैं किसी मैनेजमेंट पर्सन के ऊपर, तो वो अगर कंट्रोल तोड़े तो हमें दूर दूर तक खबर नहीं हो सकती है। एटीट्यूड ऐसे है कि अब उसका ज़मीर फौत हो चुका, कुछ भी कर सकता ना, जंगल का बादशाह है, पावर आ गई है। वो क्या था? विद ग्रेट पावर बड़ा याद है। हाय 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 हाय। इसी बात पे भाई चाय पिला रहे हैं हमें यहाँ से। कौन थे आप? जोड़ के पिला दें यार। हैं? पिला दे भाई को। सब ये कह रहे हैं हम पिला देते हैं। हम पिला दे हैं वाकई? अच्छा 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 चलो अब बता दो। ये स्प्रिंग 21 का सवाल यहाँ पे गलत क्लासिफाई होगा। ये बेसिकली यहाँ का सवाल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। S20 state any 4 actions that an auditor should take on identification of a। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्प्रिंग 20 का दूसरा हिस्सा देखते हैं। ब्रीफली क्या बताना है? अच्छा, ऊपर की कहानी लिस्टेड कंपनी है और कंस्ट्रक्शन में है। CEO एग्रेसिवली फॉलो अप करता है विद द डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल टारगेट्स। अगेन एग्रेसिव है, बार बार मीटिंग कर रहा है, टारगेट्स को अचीव करना है, प्रेशर। परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एट AL इज मेड इन द टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। तकरीबन वही सवाल है। तो देयर इज एन इंटरनल ऑडिट डिवीजन ऑफ AL, और वो किसको रिपोर्ट करते हैं? हाय हाय, रैशनल। समझ आया? पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट 2। AL is facing financial difficulties, नहीं, AL is facing difficulties in fulfilling its contract for supply of building blocks due to sudden rise in the cost of raw material. However, कोई प्रोविजन इसकी इन्होंने नहीं बनाई। CFO ने क्या एक्सप्लेन किया कि प्रोविजन हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये अमाउंट कभी भी सर्टेनिटी के साथ डिटरमिन नहीं की जा सकती, और प्रोविजन हम इसकी बनाएंगे अगले साल अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ऑडिट टीम वाज ऑफ द व्यू दैट द प्रोविजन हैज नॉट बीन मेड बिकॉज ऑफ इट वुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द, और वो सही चीख रहे हैं भाई। प्रोविजन होती यही है कि आप कम से कम एक अमाउंट बताएं जो कि सर्टेनली मेजर उस वक्त नहीं हो सकती। तो इसके अगर आपसे मांगे जाते प्रोसीजर्स तो उसमें ये पॉइंट आता, और इसके साथ अगर वो पूछता कि मुझे बताएं व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, तो ये जुड़ते किसके साथ? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ। कैसे बताएं ना, कौन सा मसला है यहाँ पे? एस्टिमेट तो है, मगर उन 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में से क्या है? कि इंसेंटिव प्रेशर है? नहीं, इंसेंटिव नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। उनके पास एक परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी पसंद से प्रोविजंस को खराब कर रहे हैं। हालांकि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर प्रोविजंस का काम यही है कि आप एक ऐसी अमाउंट को डिटरमिन करें जो कि सर्टन नहीं है, और आगे जाके आप उसको नेट ऑफ कर सकें। इसको हम सिर्फ ये लिखेंगे कि उसमें जो कारगर हो रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेफगार्ड नहीं, सेफगार्ड तो मांगे नहीं है, उसने क्या मांगे आपसे? सिर्फ डिस्कस करना, सिंपल वर्ड्स में हमने सिंपल आपने कुछ भी उसको अलग से कि इसके साथ एक ऑडिटर ये काम करेगा वो काम करेगा वो बताने की जरूरत नहीं। देखो ना, 9 नंबर तो जरूर है, मगर इसमें बातें भी तो बहुत ज्यादा हैं। एक कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंसेंटिव है और एक प्रेशर है, प्रेशर भी आ गया, अपॉर्चुनिटी भी आ गई है, और उनका ज़मीर इतना ही खराब है कि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट भी नहीं लेंगे। तो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, एक आधा नहीं है, तीनों यहाँ पे लग रहे हैं।
और पार्ट भी 2 हैं। सर और फिर उन दिनों में वो आपके जो दो तरह के हैं केस, फाइनेंशियल लेवल और दूसरा केसेस वाला, वो भी इधर आ रहा है। वो भी डाल दें। सर बस हमें एक्सप्लेन करना है सही तरीके से। ये नहीं करना, कुछ नहीं करना सर। ये दूसरे पार्ट में एटीट्यूड कैसे आएगा? जानते हुए भी वो प्रोविजन रिकॉर्ड ज़मीन ही मरा हुआ, उनको पता है अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, उस चीज़ को बचाने के लिए रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। अच्छा, अगर ये सवाल सेम सवाल आपको मिलता चैप्टर 14 में तो क्या करते? उसका इफेक्ट बताते हैं। इफेक्ट क्या आता? कॉम्प्लीमेंटेशन या मिसस्टेटमेंट? नहीं स्टेटमेंट आता है। मिसस्टेटमेंट आता। तो मिसस्टेटमेंट के साथ अगर आपसे पूछता कि अंदर आप क्या काम करेंगे, ये एक मिसस्टेटमेंट भी हो रही है। ये तो है ही है, मगर इससे क्या हो रहा है? रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए रिपोर्ट्स की फॉर्म में और आपसे कहा जाए बताएंगे एक ऑडिटर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, तो उसके उस कोर्स ऑफ एक्शन में दीज प्रोसीजर्स कैन सर्व द इफेक्ट। तो फ्रॉड का सवाल रिपोर्ट्स के साथ लिंक होकर भी आ सकता है। आज तक आईगैप में टेस्ट नहीं किया, करने का वो कर भी सकता है। चॉइस पे छोड़ बता रहा हूं कि अगर कोई आ जाए तो उसके फैक्टर्स उसके प्रोसीजर्स यहां पे हैं, 240 में लगे हुए हैं। अच्छा, ऑर्डर 19, briefly describe any 5 inquiries that the auditor may take for identifying the risk of material। मुंह से बोल रहा है, क्या बतानी है? इंक्वायरी। और इसमें है ही क्या? इंक्वायरीज ही हैं। ऑर्डर 19, state any 4 techniques which the management may use for fraudulent financial सर। ये सवाल दिया मुझे, आपने बताना कि इसमें एरर क्या और फ्रॉड क्या। अब ये सवाल ये वाला है, एरर में से फ्रॉड। वो भी आ सकता है। अच्छा, ये तो करना ना पहले। पहला फ्रॉड है, दूसरा एरर है। 3 invoices of superstores could not be found in the record room. The staff explained that it would require a lot of time. और आपकी टीम से कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर कुछ और सैंपल के सामान निकालना है, ये तो हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। स्क्रूटनी जब की गई तो पता चला कि ये मिसिंग इनवॉइसेस कितने की हैं? 60 लाख, 6 मिलियन। और आपसे कहा जा रहा है कि भाई सैंपल अपना चेंज कर लें। तो क्या मैं फ्रॉड काउंट करूंगा या मिसस्टेटमेंट काउंट करूंगा? फ्रॉड काउंट करूंगा। ठीक है, क्या रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लीमेंटेशन है या मिसस्टेटमेंट है? कॉम्प्लीमेंटेशन है। तो क्या करते हैं रिपोर्ट के साथ? क्वालिफाइड या कौन सा एडवर्स डिस्क्लेमर देते हैं? तो ऑल्टरनेट मींस अगर आपको कहा जाए कि सर सैंपल ही अपना चेंज करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑल्टरनेट मींस ये होता है कि आप फिर उसका ट्रायल चेक कर लेते हैं, और अगर वो भी आपको नहीं दिखवा रहा प्रॉपर्ली, इनवॉइस ही गायब है। अब जब इनवॉइस गायब है तो कस्टमर कौन था, क्या डीलिंग हुई थी, वो भी गायब है। शायद क्या हुआ हो, फेक सेल्स रिकॉर्ड हुई हो। अच्छा सर जी, सर अगर रिपोर्टिंग में मतलब सवाल आ जाए फ्रॉड से रिलेटेड, तो हम वो प्रोसीजर लिखते हैं, तो हमने फ्रॉड के प्रोसीजर जो बताए हैं 3 तरह के, उसे मिक्स करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जब आपसे कहता है ना कि बताएं कि एक ऑल्टर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, तो आप दिस प्लस सब्सटेंटिव उठाकर लिख दें। अच्छा, 5 इनवॉइसेस हैं, issued to distributors were booked at the rate of 17.25 इंस्टेड ऑफ 12.75, और एक आधी क्वांटिटी नहीं है, कितने हैं? 3500। ये एक ट्रांसपोजिशन एरर या टाइपो एरर है, और ये पकड़ा भी जाएगा।
आसानी से, मगर कब? जब वो रश हो गया टेस्टिंग करेंगे, जब ड्यूटी सेग्रीगेट हुई होंगी। याद है कस्टडी, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग। अगर तो एक ही बंदे ने अकाउंटिंग भी करनी है, रिकॉर्ड भी करना है, कस्टडी भी उसके पास है, तब तो नहीं पकड़ा जाएगा। बट अगर इसका परफॉर्मेंस रिव्यू होना है, एक का काम किसी और ने चेक करना, तो तब इसको पकड़ना आसान। कोलिजन होगी तो फ्रॉड में आ सकता। तो फिर आपने ये नहीं बताना कि ये साफ साफ एरर है, आपने बताना कि ये एरर भी हो सकता है, ये फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड कैसे? इन फैक्टर्स की बेस पे। एरर कैसे? अगर तो इससे वाकई में गलती हुई है और ये गलती फौरन से पकड़ी गई है, पकड़ के ठीक भी हो गई है, तो दैट इज एन एरर। और अगर गलती हुई है, कोलिजन हुई है, इसको बाद में नहीं देखा गया, मसले मसाइल आए थे, मिस स्टेटमेंट हो गई है, वो मिस स्टेटमेंट आगे कैरी ऑन करती रही है, रिपोर्ट भी खराब हो गई है, फिर क्या था? फिर फ्रॉड था। अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिखूं, आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे? इनहेरेंट रिस्क, माइंड तो नहीं करेंगे इस बात इनहेरेंट पे? रिस्क क्या था? इसका मतलब ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय, तो इसको हमने क्या कहा? दिस इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब है कि ये रिस्क दो वजह से आ सकता है, या उसमें मसला हो इनबिल्ट या कंट्रोल। तो अगर यहाँ पे कंट्रोल मेरे स्ट्रांग है तो उसको पकड़ना चाहिए था, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या क्लासिफाई होगा? एज फ्रॉड। तो अब वो टाइम आ गया जब आपको चाहिए कि कुछ एरियाज को लिंक करना चाहिए। अगर वो आपसे पूछता है एग्जाम में कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, कौन से लगाओगे प्रोसीजर्स, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। क्यों? इसकी मेन रीजन क्या है? फ्रॉड। और ये कब होगा? जब ये वीक होगा। और हर एंटिटी के अंदर फ्रॉड होना एक इनहेरेंट रिस्क होता है। भाई मस्जिद के चंदे में फ्रॉड हो जाता है, गले से पैसे गायब हो जाते हैं। फ्रॉड तो हर जगह पे पाया जाता है। खजान हो गया, टोकन गायब, चप्पलें गायब हो जाती, की थी लास्ट टाइम। शाबाश, चप्पलें। अच्छा जी, चलिए तब तक अजान हो रही है, एक सवाल ट्राई कीजिएगा, ये वाला स्प्रिंग 18। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड फैक्टर्स, और आपने डिस्क्राइब करना है व्हाट एक्शंस एन ऑडिटर शुड टेक ऑन। तो ये तो एक पेट सवाल उसके पास मौजूद है, ये 5 नंबर, ये कम से कम ये तो ना 5 नंबर अपने लूज करें यार, ये तो लेके चले अपने साथ। इधर देख के मुझे बताइएगा तीनों में क्या क्या बातें हैं।
हाँ जी, कुछ समझ आया? पहले में क्या हो रहा है? रिलेटेड पार्टी पहले में रिलेटेड पार्टी में तो नॉर्मली क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव भी होता है, प्रेशर भी होता है। बीच में क्या होता है? अच्छा, ये बड़ा मजे का है। दो डायरेक्टर हैं, एक के पास 16% है, एक के पास 13% ऑफ शेयर है, और उनकी नीयत है कि वो जाना चाह रहे हैं और वो सारी की सारी शेयर होल्डिंग बेच के जाएं। तो क्या रिस्क है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? अपने फाइनेंशियल को बढ़ा के दिखाएंगे ताकि जाते जाते जितना मुर्गी हलाल कर सकें कर लें, और उससे सिर्फ इनको फायदा नहीं होगा। देखो, एक तो उनको मिलेगा डिविडेंड ज़्यादा, फिर जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वहाँ से उनको कैपिटल का इन्फ्लक्स भी मिल सकता है। और तीसरे में क्या कहता है? While discussing some of the control definitions of payroll system, the CFO ने इन्फॉर्म किया है कि ये मैटर हमने दे दिया था, पिछले साल का मैटर है जो कि अभी तक से रिजॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो रिजॉल्व करना चाहते ही नहीं है, एटीट्यूड। ऑटो से ड्राफ्ट एंड ईमेल, ओए तो आपसे कह रहा है कि ईमेल ड्राफ्ट करें। Part B, suggest appropriate procedures with regard to risk of material misstatement due to। तो पार्ट बी तो आसान है, हमेशा ही आसान है। सर सर क्या? हाँ, अकाउंटिंग होती किसकी बेस पे है? क्या कभी पक्की वाली अकाउंटिंग दिखी है आज तक कि यही है और यही होना है? हमेशा थोड़े बहुत प्लस माइनस होती रहती है, और अकाउंटिंग चलती किसकी बेस पे है? एस्टिमेट्स के बेस पे है। चाहे एसेट्स वाली फील्ड हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, ये हमेशा ही क्या होते हैं? एस्टिमेट्स होते हैं। जब ये एस्टिमेट्स हैं तो ऑडिटिंग भी हम लोग एस्टिमेशन की बेस पे करते हैं। अब सैंपल में जो मर्जी आ जाए वो हमारे लग का, उसके मुताबिक हमने अपना एस्टिमेट बना के देखना है। मटीरियलिटी क्या है? इटसेल्फ एक एस्टिमेट है, हम उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं। सर, you are the audit manager responsible for the audit of Clocks Private Limited. While reviewing the draft planning document prepared by the senior, you observe that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management over control. कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसको एक अच्छी सी अंग्रेजी में उठा के ड्राफ्ट करके बता देना है। हाँ, जब आप अंग्रेजी लिख रहे हो तो बता दें कि कहाँ पे रिस्क फैक्टर है और कहाँ पे वो जो दो टाइप्स हैं। टाइप्स वो कौन सी थी? फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस। बेसिकली वो इस सिनेरियो के साथ 240 की समरी आपसे ड्राफ्ट करवाना चाह रहा है विदाउट प्रोसीजर्स, विदाउट प्रोसीजर्स। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं भागते हुए। ये सवाल होगा विद एनालिटिकल। ये सवाल ट्राई कीजिएगा स्प्रिंग फॉरवर्ड। आपने बताना है एरर कौन सा, फ्रॉड कौन सा, और नीचे क्या है 4 नंबर के लिए? फ्रॉड स्ट्रक्चर। ये सवाल बताइए कहाँ पे एरर और कहाँ पे फ्रॉड है। सोच के, समझ के, तसल्ली के साथ बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। क्या? हाँ, तो एक्शंस प्रोसीजर्स यार, वो सेफगार्ड भी क्या होते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन है प्रोसीजर की। Due to tough competition in the market, the company has been unable to increase the prices of its products since last 5 years. एक ऐसी कंपनी है जिसने हमने पिछले 5 साल से प्राइस ही नहीं बढ़ाई है। क्यों? कंपटीशन क्या है?
टफ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सर्वाइवल के लिए उसको फ्रॉड करना पड़ेगा, उसको रेवेन्यू ओवर एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये होगी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फैक्टर क्या होगा? प्रेशर या इंसेंटिव। तो ये फ्रॉड है, ये एरर नहीं है। तो जस्टिफाई करने के लिए सारी बातें करनी है। Addition to intangible assets amounting to 500 million include a research cost of 10 million which is duly supported by invoices from invoices भी हैं। 10 मिलियन का एक खर्चा था रिसर्च का, और आई स्टडी कहता है कि रिसर्च को हमने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ये एक बनता है एक्सपेंस। तो अगर मैं इसको कॉस्ट का पार्ट बना दूं, इसका मतलब है कि मैंने अपना एसेट 10 मिलियन से बढ़ा दिया है। उसको बढ़ाने के चक्करों में मेरी अमोर्टाइजेशन ज़्यादा रिकॉर्ड हुई होगी, और चूँकि ये ड्यूली सपोर्टेड बाय इन्वॉइसेस हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये चीज़ पकड़ी जाएगी। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये एरर हुआ एक बंदे से। मगर एरर भी कब? जब इसके पीछे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ मौजूद हो, जब कंट्रोल्स स्ट्रांग हो। अगर कंट्रोल ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर एरर नहीं है, फिर क्या है? फ्रॉड। तो एरर के लिए आपने ये डबल बातें करनी है, ये एरर क्यों है और क्यों ये एरर नहीं होके फ्रॉड बन सकता है। During the last 3 years, the CEO and higher management has been earning handsome bonuses based on profitability of the fraud है। Incentives हैं उसको मिल रहे हैं, कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट शो करके ज़्यादा बोनसेस हासिल किए जा सकते हैं। फिजिकल स्टॉक टेक हुआ है 31 को, और इट इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड अमाउंटिंग टू 52 मिलियन। द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स वाज स्टॉप्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर, और 20 जनवरी अगले साल में 20 दिनों तक सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 मिलियन की इन्वेंट्री आपके पास से उठाई है। अभी भी 50 मिलियन की इन्वेंट्री आपके गोदाम में पड़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सामान चाहिए था 52 मिलियन का, तो वो सामान सारा का सारा पिक करता, सिर्फ 2 मिलियन की इन्वेंट्री उठा के 50 का स्टॉक उसने आपके ही गोदाम में रखा है। इट मीन्स कि शायद ये कभी एक्चुअल सेल नहीं थी। तो ये क्या है? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड है। फैक्टर कौन सा? फैक्टर 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 ऑटम 14। ये सवाल के देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा था पहले? पहला जो किया नहीं। सेल फोन, एक बंदा होगा, वो सीईओ होगा, उसके पास 50% की शेयर होल्डिंग होगी, उसकी बीवी है, बाकी उनके पास 15% है। ये सेम सवाल आपने किसी और टॉपिक में किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग फिर से सोए हुए हैं। ओ भाई, ये 610 में है। 610 में इसका पार्ट ए और यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट बी क्या है जिसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है? द आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई एंड, तो आपने बताने हैं व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर हिडन। और अगर मैं पूछता कि इसके बता दें प्रोसीजर्स, तो बता देना सर, बताएं ना क्या है फ्रॉड रिस्क फैक्टर छुपे हुए इसके अंदर। एक सिनेरियो को जोड़ा उसने 610 के साथ। जी सोच के बताइएगा, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स?
हाँ जी, क्या मिला आपको? शुभ आपको फैक्टर मिला क्या? अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है ना, इसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, बाकियों का वो कोई काम देता ही नहीं है, सारा काम उसके पास ही है, अकाउंट भी, रिकॉर्ड भी, फिजिकल भी, सब कुछ उसने करना है। और प्लानिंग वगैरह में भी वही शामिल है, वो ऑल्टर भी इंटरनल वाले हैं, इसी को रिपोर्टेबल है। तो टेक्निकली ही इज़ द वन मैन आर्मी जो कि पूरी कंपनी को चला रहा है। एक्सेसिव रिलाई ऑन 1% डोमिनेशन है। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? आ सकता है ना, आएगा जब एक बंदे के हाथ में कंट्रोल है। अगर उसका दिल खराब हो तो सबका सब कुछ खराब है। एटीट्यूड कब आएगा? एटीट्यूड में थोड़ी सी जैसे यहाँ पे इसमें सारे गेम माहौल बनाया तो उसमें इंडिकेशन मिल रही है दो के। हाँ देखो, जब एक बंदे के पास सब कुछ है ना, जब सारा कंट्रोल ही उसके पास है, तो वो कभी भी कुछ भी खराब कर सकता है। और जब एक के पास ज़्यादा पावर आ जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और अगर वो उसको फ्रॉड करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। सर आपके पास ये एक सवाल है ऑटम 10 का, और गालिबन आखिरी सवाल ही होगा हमारा। आपने मुझे बताना है कि इसमें से फ्रॉड कौन सा और एरर कौन सा है, और पार्ट बी क्या है, व्हाट एक्शंस वुड यू टेक। अच्छा, अब इन तीन में या ये होगा या ये होगा, और वो तीन भी साथ जुड़ सकते हैं। तो उसका पार्ट भी ये नहीं है कि सिर्फ बता दें फ्रॉड रिस्क फैक्टर या सिर्फ बता दें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट के प्रोसीजर्स। हर पार्ट के अपने बनेंगे प्रोसीजर्स। शायद किसी पार्ट में ये मिल जाए, ये ना हो, और साथ कुछ इनमें से भी जुड़ जाए। मगर अभी हमने क्या देखना है, पार्ट ए जी। नंबर 1, ये फ्रॉड है या एरर है, ये बताइएगा मुझे। क्या ये फ्रॉड है या ये एरर है? कैसे? डॉक्यूमेंट भी नहीं है, दूसरा ओपनिंग भी जीरो था, क्लोजिंग भी जीरो था। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई और नेट क्या बना दिया, जीरो। क्या हुई, कब हुई, और जो मटेरियल स्क्रैप रिकॉर्ड हुआ था वो मटेरियली क्या है, डिफरेंट है। तो ये फ्रॉड है। सेल्स फॉर द ईयर हैव इंक्रीज्ड बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June thus have been exceptionally fraudulent journal entries पास हो रही हैं, and वो annual sale का 15% है। ये स्टेट पे क्या है, ये फ्रॉड है। अच्छा, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 25 मिलियन की, रिकॉर्ड गलती से वो 2.5 पे हो गई है। ये शो कर रहा है कि एक ट्रांसपोजिशन, एक टाइपो एरर यहाँ पे पाया जा रहा है। तो पार्ट 2 के जब आप लिखेंगे प्रोसीजर्स, तो ये वाली बातें लाजमी आएंगी अलोंग विद दिस। और तीसरे के, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं है तो इसका कोई अलग से प्रोसीजर नहीं आएगा। आप बस ऊपर ही बता देंगे कि हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनसे ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। And the game is done. The game is done. एक सवाल हमें छोड़ा है, वो मैं चाहूँगा आप लोग करें। अभी नहीं, बेशक घर जाकर सुकून से कीजिएगा। दैट इज स्प्रिंग 17। इसमें एक टच आपको मिलेगा एनालिटिकल का, तो ये जरा ट्राई कीजिएगा। क्योंकि पता है रिस्क असेसमेंट में ना सिर्फ ये 330 नहीं है। आपके कोर्स में अगर मैं जरा चैप्टर वाइज आऊँ, चैप्टर 1 में कोई रिस्क वाली बात नहीं है, चैप्टर 2 में भी नहीं है। 3 में 315, 330, 240, 320। चैप्टर 4 सैम्पलिंग रिस्क, कंट्रोल्स, उसकी वीकनेसेस होंगी तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, 7 में एनालिटिकल,
क्योंकि वो आपको प्लानिंग स्टेज के ऊपर, ड्यूरिंग और एंड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करके साथ साथ दे रहा होता है। उसके बाद 11 रिलेटेड पार्टी का एक अपना रिस्क होता है। 12 में कोई रिस्क नहीं है, 13 में कोई रिस्क नहीं है, 570 गोइंग कंसर्न का भी एक रिस्क होता है। तो ये है वो स्टैंडर्ड्स जहां पे रिस्क छुपा है। टेक्निकली कहाँ पे छुपा है? चैप्टर 3 में ये सारा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 11 और चैप्टर, यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे रिस्क की बातें आप लोग कवर करके आए हैं। 3, 4, 6, 7, 11 और किताब में तोड़ दिया। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड सारे इकट्ठे अगर हम पढ़े ना तो ये रिस्क वाले स्टैंडर्ड्स पाए जाएंगे। और शायद मॉक में कोई ऐसा सवाल आपको मिल जाए जिसमें ये भी टेस्ट हो रहा हो, ये भी टेस्ट हो रहा हो, ये भी टेस्ट हो रहा हो और ये भी टेस्ट हो रहा हो, शायद और शायद वो पहला सवाल ही हो, और शायद वो 20 नंबर का हो, और शायद वो सवाल बन चुका हो, है ना? हैं? ये भाई आई के तो 2 चक्कर लगाना। तो ये चैप्टर्स आपने जब भी तैयार करने हैं ना, दिमाग में रिस्क की खिड़की खोल के तैयार करने हैं। डन? अल्लाह दे वाले भाग जाओ।